हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो ऑन 1 फरवरी हमारी बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी। that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अब इस अनाउंसमेंट के बाद आज के टाइम आप किसी से भी पूछोगे कि उन्हें इस बार का बजट किस तरीके का लगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग आपसे यही कहेंगे कि ये अभी तक का बेस्ट बजट था। बट वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो बजट में इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी हमें मार्केट में जो मेजर इंडाइसेस हैं उनमें हमें फ्लैट या फिर नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। और उस पर भी मेजरली अगर आप डिफेंस या फिर रेलवे सेक्टर की कंपनीज देखोगे तो उनमें एक बहुत बड़ा हमें फॉल देखने को मिला। अब मार्केट का इस तरीके का रिएक्शन दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रेज करता है कि क्या इकोनॉमिक फ्रंट या फिर स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये बजट उतना अच्छा नहीं था जितना कि हम सोच रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आज के इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बजट हमारे मार्केट में आया है ये गोइंग फॉरवर्ड हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट्स को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, और गोइंग फॉरवर्ड अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को 2025 में आपको किस तरीके से फोकस में रखना है। सेकेंडली हम समझेंगे कि ये जो हमारे मार्केट में एक रिएक्शन आया है टुवर्ड्स डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स, क्या ये मार्केट का एक ओवर रिएक्शन था इन कंपनीज को लेके, या फिर एक्चुअली में इनमें कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको इन सेक्टर से आप एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और थर्डली हम समझेंगे कि ये जो सारी ही अनाउंसमेंट हमारे मार्केट में हुई है इसमें ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स में भी ऐसे कौन से स्पेसिफिकली अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं जिनको राइट नाउ इस पूरे ही अनाउंसमेंट से काफी ज्यादा बेनिफिट आने वाले टाइम में हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई कैन प्रॉमिस यू इस वीडियो के एंड तक आपको 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को किस तरीके से कंटिन्यू रखना है टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, इसका पूरा ही एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो विद दिस हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि इस साल के बजट में इतने बड़े टैक्स कट के अनाउंसमेंट के बाद भी इस बजट को लेके हमारे मार्केट का जो रिएक्शन था वो हमें पॉजिटिव देखने को क्यों नहीं मिला। तो देखिए, इस बार का जब बजट हमारी गवर्नमेंट ला रही थी तो उनके दिमाग में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि सबसे पहला उनका फोकस रहेगा कि हमारी कंट्री की जो मिडिल क्लास है, जो कि सबसे बड़ी कंजप्शन क्लास होती है, इसको वो थोड़ा रिवाइवल दें, बिकॉज इनकी जो बाइंग पावर है वो पिछले कुछ टाइम में हैवी इन्फ्लेशन और टैक्सेस के चलते काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। और उनको सेकंड दिमाग में ये बात थी कि उनको रूरल डिमांड जो इतनी ज़्यादा वीक हुई है इंडिया में, इसको भी रिवाइव करना है। अब रूरल डिमांड के लिए उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स उठाए, जहाँ पर उन्होंने फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नई स्कीम्स निकाली। और बात रही हमारी मिडिल क्लास के लिए, तो मिडिल क्लास के लिए उन्होंने इतना बड़ा टैक्स रिबेट निकाला जहां पर अब 12 लाख तक किसी भी पर्सन को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर अब ये जो पूरा ही टैक्स रिबेट इतना बड़ा दिया गया है, इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारी गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन पे तो होना ही था। और इसके बारे में निर्मला सीतारमन जी ने भी बोला था कि इस पूरी टैक्स की छूट के बाद से गवर्नमेंट को अराउंड 1 लाख करोड़ का जो पूरा ही इनकम टैक्स का उनका कलेक्शन होता था उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. अब देखिए, ये जो पूरा ही इम्पैक्ट पड़ा है रेवेन्यू पे, इसको कहीं ना कहीं तो हमारी गवर्नमेंट को बैलेंस करना ही था। और इसको कहाँ पर बैलेंस करने का उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने कहाँ एक्चुअली बैलेंस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आप इस डेटा को देखिए, ये डेटा आपको दिखाता है कि गवर्नमेंट के पास अगर 1 रुपये आता है रेवेन्यू में, तो उस 1 रुपये का कितना पार्ट कौन से सेगमेंट से आता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा पोर्शन जो इस 1 रुपये का आता है, जो कि 24%, वो आता है गवर्नमेंट की बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से। सेकंड जो सबसे बड़ा पार्ट आता है वो आता है कॉर्पोरेट टैक्सेस से, जो कि है 17%। 18% आता है जीएसटी कलेक्शन से। और उसके बाद सबसे बड़ा जो सेगमेंट आता है वो 22% आता है इनकम टैक्स से। अब ये जो इनकम टैक्स पे रिबेट दिया गया, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसी इनकम टैक्स की जो रेवेन्यू है इस पे। अब ये जो पूरा ही रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा 1 लाख करोड़ का, इसको गवर्नमेंट बैलेंस कहाँ कर सकती है। तो देखिए, इसके 2 ही 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। सबसे पहले, या तो गवर्नमेंट ये जो पूरा ही रेवेन्यू लॉस हुआ है इसको कहीं और से रिकवर करे। और उसको रिकवर वो कहाँ से कर सकती है? सबसे पहले, जब इनकम टैक्स पे रिबेट दिया जाएगा और लोगों के पास स्पेंडिंग पावर आएगी तो उससे लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और स्पेंड करेंगे तो जीएसटी कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो ये है कि जो गवर्नमेंट 24% बोरोइंग से ले रही है पैसा, उस बोरोइंग से वो और ज़्यादा ले। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बोरोइंग से क्यों गवर्नमेंट और ज़्यादा नहीं ले सकती। बिकॉज ये जो पैसा बोरो करती है गवर्नमेंट, इसका उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और गवर्नमेंट जो भी पैसा कमाती है उसमें से 20% एज यू कैन सी वो इसी इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए जाता है। और हमारी गवर्नमेंट ने खुद इस चीज़ से फोकस किया है कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो उसको लगातार कम करना चाहते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो ये चूज़ तो नहीं कर सकते थे कि वापस से वो और भी ज़्यादा बोरिंग करें। तो फिर उसके बाद बाकी ऑप्शंस उनके पास क्या बचते थे? तो देखिए, जो आप पेंशन देख रहे हो 4% की, वो जाएगा ही जाएगा, उस पर आप कट नहीं कर सकते। बात रहे आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या फिर जो मेजर सब्सिडीज़ होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ होती हैं, जो कि 16, 6 और यहाँ पर 8% का पूरा ही मार्जिन रखती हैं, इसको भी गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। बात करें आप स्टेट टैक्सेस की, तो उस पर भी कुछ कम नहीं किया जा सकता।
तो कम कहाँ पर किया जा सकता है कि जो भी सब्सिडीज वगैरह के अलावा जो डिफेंस बजट और जो केपेक्स वगैरह में अनाउंसमेंट की जा रही है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, और वहीं से हम जो 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू लॉस है उसको थोड़ा मार्जिनली कवर कर सकते हैं। अब क्योंकि मार्केट को इधर एक्सपेक्टेशन थी कि पिछले कुछ बजट्स की तरह इस बार भी डिफेंस और रेलवे में और भी ज्यादा हायर एलोकेशन किया जाएगा और काफी अच्छा बजट यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, और वो चीज मार्केट को होते हुए देखने को नहीं मिली, उसका हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में इन सारे ही सेक्टर पे स्पेसिफिकली देखने को मिला। अब इसके बाद कुछ और भी रीजंस रहे जिस वजह से हमारे मार्केट को इस बार का बजट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, और उसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन है हमारी जीडीपी ग्रोथ। तो देखिए, इंडिया जैसी कंट्री के केस में अगर उसको फास्ट तरीके से ग्रो करना है, तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज अभी काफी ज्यादा कम है और 5 ट्रिलियन से भी छोटी इकोनॉमी हम है, तो हमारे केस में एवरेज हमें 7 to 8% से जीडीपी ग्रोथ को करना है, और इस चीज पे पिछले कुछ बजट्स में काफी ज्यादा फोकस भी किया जाता था। पर अगर आपने इस साल का बजट देखा हो तो जीडीपी ग्रोथ के रिलेटेड ज्यादा कोई हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं करी, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे ही साल में जीडीपी ग्रोथ हमें इन एन एवरेज 6% के अराउंड ही देखने को मिलेगी, जो कि इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के केस में काफी ज्यादा कम है, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया। और मार्केट को फिर ये भी लगा कि क्योंकि ऑलरेडी एस्टिमेट्स कम है जीडीपी ग्रोथ को लेके, और जब केपेक्स भी उससे ज्यादा कम होगा तो ये जीडीपी ग्रोथ और भी ज्यादा स्लो डाउन हो सकती है। अब इसके बाद थर्ड चीज जिसने मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाला वो थी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द न्यू टैक्स बिल, जो कि आने वाले वीक में आने वाला है, जिसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस किया था। I also propose to introduce the new income tax bill next week. जहां पर हमारे मार्केट को इस चीज की अनसर्टेनिटी है कि इस आने वाले डायरेक्ट टैक्स कोड में अगर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई जो कि एक तरह से गूगली का काम करे, यानी किसी और फर्दर जो जगह है वहां पर टैक्सेस बढ़ा दी गए, तो इससे फर्दर हमारे मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे मार्केट में हम किस तरीके का जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको मार्केट की वैल्यूएशन पे लेके चलता हूँ। देखिए, अगर आप निफ्टी 50 का करंट केस देखोगे तो निफ्टी 50 का करंट जो पी रेशियो है वो 21.3 का है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पी रेशियो है वो अराउंड 20 तक फॉल हुआ था एंड वहां से हमें रिकवर करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप कंपनीज में ईपीएस ग्रोथ भी देखोगे निफ्टी की, तो वो ईपीएस ग्रोथ भी जो काफी ज्यादा फ्लैट थी पिछले टाइम से, उनमें हमें भी ग्रोथ देखने को मिली। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो टैक्स कट्स हैं, जब ये मार्च के बाद अगले जो क्वार्टर्स हैं उसमें जब इम्प्लीमेंट होंगे और उससे लोगों के अमंग जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो इंक्रीज होगी, तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि कंपनीज जो है लाइक एफएमसीजी कंपनीज हो गई और भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह की कंपनीज है, इनके हमें नंबर्स और भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे और इनके सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेंगे, जिससे एक मार्केट को पॉजिटिविटी तो मिल चुकी है कि अभी नहीं तो आगे आने वाले क्वार्टर में जो कंपनीज के नंबर्स हैं वो थोड़े इंप्रूव होंगे। तो यहाँ से इस चीज़ के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं कि यहाँ से फर्दर आप 20 के पी पे गिरने के बाद वहां से सपोर्ट लेने के बाद अब फर्दर हमारा मार्केट इससे नीचे जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इस साल के बजट के बाद ये जो हमें डिफेंस सेक्टर की कंपनीज और रेलवे सेक्टर की कंपनीज में ये जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, इसके चलते आगे क्या ये फर्दर नेगेटिव इंपैक्ट और भी कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है और इन कंपनीज का फ्यूचर क्या है। तो देखिए, मैं आपको अगर साफ शब्दों में बताऊं तो चाहे डिफेंस सेक्टर हो गया, चाहे रेलवे या फिर पूरा ही पीएसयू सेक्टर की बात करूं, इसकी करंट सिचुएशन ये है कि मान के चलिए कोई बच्चा है जो कि रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लास में 95% अबव मार्क्स लाता है और फर्स्ट आता है। अगर ये सेम बच्चा एक आध बार 90% लाके सेकंड या थर्ड आ जाता है, तो इस केस में ना ही उसके टीचर और ना ही उसके पेरेंट्स को ये बात पसंद आएगी और हर कोई इस बात पे उसको टोकेगा। अब ऐसा ही कुछ हुआ हमारे डिफेंस, रेलवे और पीएसयू कंपनीज के साथ, जहां पर मार्केट को इस पूरी बजट से एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा इन सारी कंपनीज पे, जिसके चलते इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ऑलरेडी बजट के पहले काफी ज्यादा रैली दिखाना शुरू हो गए थे, पर क्योंकि उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं मार्केट ने फुलफिल करी, उस वजह से हमें मार्केट में इन सारी कंपनीज में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। पर अगर आप देखोगे कि क्या इतना बड़ा कोई इंपैक्ट पड़ा है, तो सबसे पहले अगर आप रेलवे का बजट देखो तो रेलवे को इस साल भी पिछले साल की तरह 2.65 लाख करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया गया, और बात करोगे डिफेंस सेक्टर की तो उसमें 6.8 लाख करोड़ का बजट इस साल भी एलोकेट किया गया, जो कि डिफेंस के केस में पिछले साल से बढ़ के आया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी केपेक्स नहीं किया है, बस पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो लोगों की हायर एक्सपेक्टेशन थी इन पूरे ही सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें इनमें इतना ज़्यादा हायर वैल्यूएशन हमें कंपनीज में देखने को मिल रहा था, बस उस एक्सपेक्टेशन को हमारी गवर्नमेंट ने मीट नहीं किया। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि लोगों का जो एंथुजियाज्म इन सेक्टर की कंपनीज को लेके, जिस वजह से लोगों ने इन सारी कंपनीज को इतना ज़्यादा हाईली इन्फ्लेट कर दिया था, वो एंथुजियाज्म कम हो जाएगा और लोग इन कंपनीज के पीछे भागना कम कर देंगे, जिससे सारी की सारी जो कंपनीज हैं वो आपको वापस से एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे देखने को मिलेगी, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बिकॉज हम सभी को पता है कि जो रेलवे का डेवलपमेंट है या फिर शिप बिल्डिंग या डिफेंस में जो डेवलपमेंट है, ये रुकने तो नहीं वाला, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपको आगे ही बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको इसी सेक्टर की जो कंपनीज है वो वापस से एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे देखने को मिलेगी, जिसका ग्लिम्स आपको ऑलरेडी देखने को मिलने लगा है। जहां पर सबसे पहले अगर आप एचबीएल इंजीनियरिंग का केस देखो, जो कि रेलवे सिस्टम में जो कवर सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है उसके लिए वन ऑफ द मेजर कंपनी है, इसके केस में आप देखोगे तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने लगभग पिछले एक साल से कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं।
तो क्या कंपनी के बिजनेस में ऐसा कोई बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो पी रेशियो पे आप देखोगे कि हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है और कंपनी अपने मीडियन पी पे आ चुकी है, जस्ट बिकॉज जो एंथुजियाज्म था लोगों का वो कम हो गया है। देखोगे पीजी रेशियो को, तो आपको यहाँ पर साफ समझ में आएगा कि पीजी रेशियो 1 से कम 0.70 में देखने को मिल रहा है। यानी अपने ग्रोथ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में कंपनी का जो करंट वैल्यू है वो हमें कम देखने को मिल रहा है, और कंपनी का आरओसी और आरओई में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखो, तो ईयर हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इवन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में 93% के रहे हैं, वहीं पर स्टॉक प्राइस सीजीआर लास्ट 1 ईयर में हमें केवल 9% का देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप डिफेंस सेक्टर की भी कोई कंपनी उठा लो, जैसे कि मजगांव डॉक, तो इसमें भी आपको सिमिलर केस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कंपनी का पी रेशियो 37 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले इन्फ्लेट हो गया था और इन्फ्लेट होकर 59 तक चला गया था, और उसके बाद वापस से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। पीईजी रेशियो में 1.27 का देखने को मिल रहा है, जो कि एक फेयर वैल्यूएशन पे आ चुका है। और इसके केस में भी अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, तो सेल्स में हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, यानी कंपनी के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो इस साल हमें हाईएस्ट एवर देखने को मिले थे, और वह बात करोगे नेट प्रॉफिट की, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा हमें जंप देखने को मिला था। तो इन सारी स्टॉक्स के एग्जाम्पल से मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम पे इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस जो है वो हट गया है, वो अभी भी रहेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको अभी भी इन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि इन सारे स्टॉक्स को आप कभी रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, और आगे जो भी हम सेक्टर्स और स्टॉक्स को कवर करेंगे वो भी मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको किसी भी तरीके प्लीज रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा। अब फाइनली हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि ये जो गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में जो भी अनाउंसमेंट करी, उस अनाउंसमेंट के चलते वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, और स्पेसिफिकली उन सेक्टर्स में कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको इस पूरे ही बजट की अनाउंसमेंट के चलते काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और स्पेसिफिकली हम उन कंपनीज की बात करेंगे जो कि वैल्यूएशन वाइज मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी अच्छी वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। सो विद दिस हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस साल के बजट के सबसे मेजर अनाउंसमेंट से, जो कि हमारे टैक्स कट्स। देखिए टैक्स कट्स के बाद सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन के अमंग जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो बढ़ेगी, जिससे उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वापस से रिवाइव होगी। अब स्पेंडिंग पावर जब रिवाइव होती है, तो सबसे पहले जो लोगों ने अपनी डेली एसेंशियल की चीज़ों पे पैसा कम करना शुरू कर दिया था, वो उस चीज़ों में वापस से पैसा डालना शुरू कर देंगे। और इसी चीज़ का इम्पैक्ट था कि ये टैक्स कट के अनाउंसमेंट के बाद से हमें कंपनीज लाइक HUL, नेस्ले और डाबर जैसी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाते हुए देखने को मिले थे। पर मैं पर्टिकुलरली इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करूंगा, और इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि आज अगर आप एक फैमिली को देखोगे, तो हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट डाबर का यूज़ करते हो, कोई नेस्ले और कोई HUL का, पर इसके अगेंस्ट मैं ऐसी कंपनी को स्टॉक को प्रेफर करूंगा जो कि इन सारी ही जो कंपनीज है इनसे रिलेटेड हो, और ऐसी एक कंपनी निकल के आती है हिंदुस्तान फूड्स। अब हिंदुस्तान फूड्स इन सारी जो मेजर कंपनीज हैं इनके लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, और इनके लिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एक और रीज़न इस कंपनी को सिलेक्ट करने का ये भी है कि हिंदुस्तान फूड्स आज से कुछ टाइम पहले अनाउंस की थी कि वो फुटवेयर के सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि इस साल के बजट में हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो फुटवेयर और जो लेदर और जो टॉयज वगैरह के सेक्टर है इनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देंगे, जिसका अगेन जो फायदा है वो हिंदुस्तान फूड्स को होगा। अब हिंदुस्तान फूड्स के अगर आप नंबर्स को देखोगे, तो करंट में हिंदुस्तान फूड्स का जो पी रेशियो है वो 64.2 का है, और ये इंडस्ट्री में अपने आप में एक इकलौती कंपनी है, इसलिए इंडस्ट्री का पी भी सिमिलर ही है। ROCE में 15% और ROE 18% का देखने को मिल रहा है, जो कि जनरली इतना ही होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी के केस में। अगर आप बात करोगे PEG रेशो की, तो कंपनी एक फेयरली वैल्यू रेंज में अभी ट्रेड कर रही है। और वहीं पर अगर आप कंपनी की बाकी चीज़ें देखो, तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखोगे, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस सिग्निफिकेंटली फॉल हुआ है पिछले कुछ टाइम में, जहाँ पर सितंबर 2024 में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 675 रुपीज़ का। फिर उसके बाद से क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स हमारी सारी कंपनीज के वीक हमें देखने को मिल रहे हैं, और कंज्यूमर डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड थी, इस वजह से कंपनी का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो फॉल होकर अराउंड 500 के अराउंड आ चुका है। अब इसके बाद एक चीज़ जो किसी भी कंपनी की क्वालिटी के बारे में आपको बताती है वो ये है कि जब भी मार्केट में टफ टाइम चल रहा है, तब जब कंपनी जिस तरीके का परफॉर्मेंस देती है, वो चीज़ आपको इंडिकेशन देती है कि कंपनी के बिजनेस में एक्चुअली में कितनी स्ट्रेंथ है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अभी सितंबर तक के वीक क्वार्टर में भी कंपनी के जो सेल्स है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जो हमें नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न भी सिंपल सा है कि सबसे पहले अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे तो वो बड़े हैं, और उस एक्सपेंसेस में भी जो मेन प्रॉब्लम आई है वो मटेरियल कॉस्ट में आई है, जो कि कंपनी के हाथ में नहीं होता, और जो कि एट द एंड जो कस्टमर्स है उन पर पास ऑन कर दिया जाता है 1 से 2 क्वार्टर में। सेकेंडली जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला नेट प्रॉफिट में, उसका सेकंड रीजन है टैक्सेस, जहाँ पर पहले कंपनी 25% के टैक्स पे किए थे, उस बार वही टैक्सेस बढ़ के 28% के हो गए, जिस वजह से हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिला।
पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस टफ ड्यूरेशन में भी कंपनी ने अपने जो मार्जिन और जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंटैक्ट रखा है। इसके बाद अगर आप ईयर ईयर पे देखोगे तो उधर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, जहां पर ईयर ईयर बेसिस पे अभी भी कंपनी ने ग्रो ही किया है। और इवन जैसे मैंने आपको बताया, नेट प्रॉफिट में केवल कम ग्रोथ इसीलिए देखने को मिल रही है बिकॉज इस तरीके के जो मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़े हैं, इससे कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है। इसके बाद अगर आप दूसरे पैरामीटर देखोगे तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने पिछले 3 सालों में 36% और ट्रेडिंग 12 मंथ में 12% के रिटर्न कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वहीं पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर कंपैरिजन में इस पूरे ही रिटर्न से कंपैरिजन में 3 ईयर्स में 9% की रिटर्न और 1 ईयर में -1% की रिटर्न देखने को मिले। इसके बाद अगर आप अदर पैरामीटर्स देखो तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी देखोगे तो वो पिछले कुछ टाइम में कम हुई है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी नए बिजनेस सेगमेंट में एक्सपेंड कर रही है लाइक फुटवेयर्स वगैरह, और रिसेंटली कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किए थे। पर इसके अगेंस्ट अगर आप एफआईज की होल्डिंग देखोगे तो वो कंपनी केस में बढ़ी है, और लास्ट क्वार्टर में जो डीआईआईज है उन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग है कंपनी में बढ़ाई है, और इसके अगेंस्ट जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो कम हुई है। तो अब इसके बाद बिफोर यू मूव टू आवर नेक्स्ट कंपनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की अंडर वैल्यूड कंपनीज के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे इस तरह की एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूं। तो इफ यू वांट टू चेक आउट आवर चैनल्स मेंबरशिप, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे बजट में सेकंड जिस पॉइंट पे बात हुई थी वो था हमारे इंडिया का टूरिज्म सेक्टर का रिवाइवल, जहां पर हमारे इंडिया में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसको डेवलप करने की बात कही गई थी। इसके अलावा इंडिया में जो रिलीजियस टूरिज्म है और रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेवलप करने की बात करी गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का जो वीज़ा प्रोसेस वगैरह था बाकी कंट्रीज़ के लोगों के लिए, उसको और ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाने की बात करी गई थी, जिससे इंडिया में जो टूरिज्म सेक्टर है वो रिवाइव हो पाए। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, और इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो एक कंपनी मेरे दिमाग में आती है वो है शामी होटल्स। अब यहाँ क्वेश्चन आता है दैट व्हाई ओनली शामी होटल्स एंड नॉट एनी अदर होटल कंपनी। तो इसके पीछे के दो मेजर रीजंस हैं। तो देखिए, होटल जो बिजनेस है यानी हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहाँ पर एक जो होटल चेन है वो पहले एक प्रॉपर्टी को डेवलप करती है, 2-3 साल उसमें लगाती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है, और फिर उसके बाद सालों से लग जाते हैं उस पूरे ही जो इन्वेस्टमेंट उसने करी है उसके रिटर्न के लिए। वहीं पर सामी होटल पिछले कुछ टाइम में एक एसेट लाइट मॉडल पे शिफ्ट हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई हैं पर किसी वजह से ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही, उनको वो ओवरकम करते हैं यानी उनको ओवरटेक करते हैं, उनको फिर से रीडेवलप करते हैं, और उन रीडेवलप करी हुई जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो बड़े बड़े ब्रांड्स है लाइक मैरियट वगैरह उनके अंदर चलाते हैं। और सेकंड चीज़ जो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करा रही है वो ये है कि इनका जो फोकस है वो मेजरली प्रीमियमाइज कस्टमर्स पे है, यानी ऐसे कस्टमर जिन्हें एक्चुअली में अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं भी कर रही तो उससे उनकी स्पेंडिंग पावर पे खासा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और ये जो कस्टमर है उनके लिए ये जो टैक्स कट हुआ वो एक मेजर बूस्ट है, जिससे फर्दर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा अच्छे से बूस्ट होगा। अब कैसे ये प्रीमियम सेक्टर पे फोकस करने से कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा स्टेबल हो चुका है, ये चीज़ मैं आपको कंपनी के नंबर्स में दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी, अगर आप कंपनी के राइट नाउ नंबर्स देखोगे तो करंट पी रेशियो आपको 81 का दिखेगा, वहीं इसके अगेंस्ट आपको करंट पीईजी रेशियो 13.9 का दिखेगा। और ये देख के सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये कंपनी एक अंडर वैल्यू स्टेज पर कैसे हुई। और बात करोगे आरओसी की तो वो 6% का हमें देखने को मिल रहा है, और आरओई तो -140% का। तो इसका मैं आंसर दिखाता हूँ आपको फर्दर कंपनी के नंबर्स में। सबसे पहले अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स में या फिर लास्ट 5 ईयर्स में आप देखोगे तो अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक कंपनी के स्टॉक ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, और कंपनी का पी रेशियो भी 150 जो पहले के अराउंड था वो अब गिर के 81 का हो गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईयर बेसिस पे अभी केवल ट्रेलिंग 12 मंथ में ही कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है, और इससे पहले कंपनी का जो बिजनेस था वो लॉसेज में था। यहाँ पर सवाल आता है कि इसकी क्या गारंटी है कि इस बार भले ही कंपनी का इस साल प्रॉफिट में आया पर आगे आने वाले टाइम में ये जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो इसका भी मैं रिजल्ट आपको कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसमें दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो एक एसेट लाइट मॉडल पे शिफ्ट किया था, जहाँ पर वो प्रीमियमाइज जो कस्टमर्स है केवल उन पर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो आपको सरप्राइजिंगली दिखेगा कि इवन इन दिस टफ क्वार्टर्स कंपनी ने दिसंबर के अपने लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, और इवन नेट प्रॉफिट में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट अपने पिछले क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से डबल हुआ है। और ये सब तब जब ओवरऑल मार्केट में जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स थे और जो कंपनीज थी उन्होंने काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई। और ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं शो कर रही है कि कंपनी ने ये जो नया अपना बिजनेस मॉडल सेलेक्ट किया है ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। लेट मी टेल यू, अगर आपको कंपनी के पूरे इस मॉडल के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आप कंपनी के और भी नंबर्स को देखोगे तो कंपनी ने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में 119% के, पर इसके अगेंस्ट कंपनी के जो रिटर्न्स रहे हैं लास्ट 1 ईयर में वो -13% के ही रहे हैं ना। इसके बाद मूविंग टू द थर्ड कंपनी, अगर आपको याद हो कि इस बार के बजट में एक और चीज़ की अनाउंसमेंट की गई, वो थी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट आता था इंश्योरेंस सेक्टर में उसको 70% के अराउंड तक लिमिट किया गया था। उस लिमिटेशन को अब हमारी गवर्नमेंट ने हटा दिया है और अब जो एफडीआईज हैं वो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक का एलोकेशन कर सकते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस जो कंपनीज थी लाइक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई इंश्योरेंस, इन सारी कंपनीज के जो स्टॉक प्राइस में उसमें हमें नेगेटिविटी देखने को मिली, बिकॉज इन कंपनीज को डर है कि अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। पर एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि जब भी किसी कंट्री का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ तेजी से जाता है, जैसे कि अब अमेरिका केस देख लो, तो उस ड्यूरेशन में इस पूरे ही शिफ्ट से सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलता है वो उस कंट्री के जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स है उनको फायदा मिलता है। और इंडिया के केस में यहाँ नाम आता है मैक्स हेल्थ केयर का। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल्स को इस पूरे इंश्योरेंस के शिफ्ट से कैसे फायदा मिलता है। तो देखिए, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो उनका टाई अप्स होता है जो डिफरेंट हॉस्पिटल चेन्स है उनसे। अब ऐसे में अगर कोई एक हॉस्पिटल चेन है जिसका ब्रांड काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड है और उनके जो हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है वो भी ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है, तो ऐसे में इन इंश्योरेंस कंपनी को उस हॉस्पिटल चेन के साथ तो टाई अप करना ही पड़ेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकली भी जो भी सारे पेशेंट्स होते हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट बड़े से बड़े ब्रांड्स के साथ ही कराना चाहते हैं। अब ऐसे में जब ये टाई अप करते हैं उन हॉस्पिटल्स के साथ, तो उनके साथ उनको अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और जिस वजह से इंडिया में या फिर कहीं भी जितने बड़े हॉस्पिटल चेन्स होते हैं उनको उसका उतना ही बड़ा एक रिपल इफेक्ट मिलता है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। और ऐसे केस में मैक्स हेल्थ केयर जो कि 1 लाख करोड़ की कंपनी है और इंडिया में ऑल ओवर इंडिया इनके काफ़ी रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, इनको एक रिपल इफेक्ट का फायदा मिल जाता है। अब इसी के चलते अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखोगे तो कंपनी के नंबर्स अगर आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 102 का। इस पी रेशियो पर मैं कंपनी को रीजनेबली वैल्यूड कैसे कह सकता हूँ? तो इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी का पीईजी रेशियो देखो तो वो 0.13 का है, जो कि 1 से काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कंपनी जिस लेवल की ग्रोथ आपको कंसिस्टेंटली दिखाती है उसके अगेंस्ट कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो सस्ते में मिल रहा है, और कंपनी का जो मीडियन पीई हमें देखने को मिल रहा है वही आपको 71 का देखने को मिल रहा है। जहाँ पर अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि कंपनी के सेल्स इन वीक क्वार्टर्स में भी कंसिस्टेंटली ग्रो किए हैं, बिकॉज हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है कि एक पर्सन अपनी रेगुलर स्पेंडिंग पे पैसा खर्च करना कम कर सकता है, पर व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ उस पर वो पैसा बिल्कुल नहीं बचाते। और इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट आपको लास्ट क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। इसका भी अगर मैं आपको रीज़न बताऊं तो इसका रीज़न है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस वजह से इनका -74 करोड़ और अदर इनकम की वजह से इनका -40 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में कंपनी का एक रीज़न है बैलेंस शीट में जो कि देखने को मिलेगा। इसको कि अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए सेपरेट में लेके आ जाऊँगा। अब इसके बाद और भी कुछ कंपनी जो सेक्टर्स है जिनको इस पूरे बजट के अनाउंसमेंट से फायदा होगा, जैसे कि जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है, इसके चलते जो ड्रीम फोक्स नाम की कंपनी है इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जो कि एयरपोर्ट पर लाउंजेस प्रोवाइड करती है और ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में मिल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगी लोगों की टैक्स कट के चलते, उसके चलते एसबीआई कार्ड जो कि अगेन काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे राइट नाउ मिल रही है, इस कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इन सारी कंपनीज को अपने वॉचलिस्ट पर रख के फर्दर अपनी अपनी एनालिसिस इन कंपनीज पर कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।